जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। हमारे चैनल के इस नए सेगमेंट में बजाओ रेडियो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे भारत में वर्ण व्यवस्था तथा इसकी प्रासंगिकता के बारे में। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वैसे तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मनुस्मृति से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन और सोच विचार कर बनाई गई सामाजिक प्रणाली थी। सबसे पहले तो आप वर्ण और जाति के अंतर को समझ लें। वर्ण जहाँ आपके कर्मों पर टिका है, वहीं जाति का आधार जन्म से जुड़ा है। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों में पुरुष सूक्त इस विभाजन को पहले दर्शाता है और वैदिक ज्ञान किसी भी वर्ण के आधार पर घृणा को नहीं मानता। वर्ण में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की आज़ादी है। यहाँ पर हम उदाहरण समझ लें। परशुराम ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय बन गए। सतकाम शूद्र थे लेकिन ब्राह्मण बन गए। महाराज अग्रसेन क्षत्रिय थे लेकिन वैश्य बन गए। हेमू वैश्य थे लेकिन क्षत्रिय बन गए। ऐसे कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं और भारत में इसकी वर्तमान स्थिति और प्राचीन स्थिति दोनों के बारे में हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं भारत में सामाजिक वर्ग के निर्धारण में धर्म का विशेष प्रभाव है। प्राचीन समाज में सामाजिक वर्गों के कर्तव्यों और कार्यों को कानून द्वारा तय किया जाता था। काफ़ी हद तक राज्य द्वारा संचालित होता था। भारत में वर्ण संबंधी कानून राज्य और धर्म दोनों ही तय करते थे। पुजारी, क्षत्रिय, किसान और मजदूरों के कार्यों को दैविक आदेशों की तरह परिभाषित और निर्धारित किया गया था। लोग अपने कार्य से मुकरते थे और दोषी पाए जाते थे उन्हें दंडित भी किया जाता था। वे अपने वर्णों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और पश्चाताप करते थे। प्रत्येक वर्ण की न केवल सामाजिक बल्कि अनुष्ठानिक पहचान भी थी। समय के साथ वर्णों और सामाजिक वर्गों और जातियों के कानून और धर्म द्वारा वंशानुगत बना दिए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया कि ब्राह्मणों को पुरोहित तथा क्षत्रिय को शासक बनाए रखने के लिए वैश्य उत्पादन और कर भुगतान करता रहे तथा शूद्र मजदूरी करता रहे। श्रम और व्यवसाय की विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित जाति और वर्ण विभाजन की इस व्यवस्था ने निश्चित ही प्रारंभिक चरणों में समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता की। उत्पादन और श्रम वर्गों को निरस्त कर दिया गया और धीरे धीरे प्रत्येक जाति को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भड़काया गया जो परिणाम आया वो भयानक था। उच्च वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के खिलाफ एकजुट न हो पाए। विभिन्न वर्गों के दमन में अपने कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता इतनी गहराई से बैठाई गई कि वे सामान्यतः अपने धर्म से भटकने की कभी सोच भी नहीं पाते थे। भगवत गीता ने लिखा है कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने में जीवन लगा देना चाहिए। दूसरों के धर्म को अपनाना खतरनाक साबित होगा। निचले वर्ण के लोगों ने दृढ़ विश्वास से कड़ी मेहनत की ताकि वे अगले जन्म में और बेहतर जीवन के लायक हो सकें। इसी धारणा ने उत्पादन करने वाले लोगों और इन उत्पादन पर निर्भर रहने वाले शासकों, पुजारी, अधिकारियों, सैनिक और बड़े व्यापारियों के बीच तनाव
और संघर्ष की तीव्रता एवं बारंबारता को कम कर दी। इसलिए प्राचीन भारत में निम्न वर्गों का दमन के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की इतनी ज़रूरत नहीं हुई जितनी ग्रीस और रोम के शासकों के आदेश के विरुद्ध गुलाम और अन्य उत्पादक वर्ग के खिलाफ की गई थी। ब्राह्मणवादी विचार एवं वर्ण व्यवस्था से उपजी परिस्थितियों के विरुद्ध वैश्य और शूद्र की मान्यताएं और दृढ़ विश्वास ने इन्हें स्वयं ही इस उच्च वर्ग या वर्ग के अधीन बनाए रखा है। वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी से पूर्व जो सामाजिक सुधारक हुए हैं, इनमें प्रमुख नाम हैं राजा राम मोहन रॉय, पेरियर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध करा है, हिंदू धर्म का कभी विरोध नहीं करा है। इन्होंने अपने विचारों में इस बात को लेकर बार बार ये बताने का प्रयास करा है कि भारत में हमारे समाज में जो ऊंच नीच है उसे खत्म कर देना है। अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ, क्या भारत में वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित होना चाहिए? क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? क्या जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए? अगर आप सभी को यह सेगमेंट पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।